नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेक्स्ट बुक के द्वारा आपके लिए एक नया इनिशिएटिव लेकर आया गया है जो आपको प्रीलिम्स के एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। खासकर जो करंट अफेयर का एक डर हमें रहता है उसको दूर करने का उपाय हमारे द्वारा लाया गया है। यहाँ पर हम आपको वीकली करंट अफेयर का एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज पूरे हफ्ते के करंट अफेयर जो भी न्यूज़ में थे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे उनको कवर करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा एक विनर निवेदन है आपसे। और आप अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा लगातार आपके लिए नई नई इनिशिएटिव्स लेकर आ रहे हैं और जो बाकी इनिशिएटिव्स भी चल रहे हैं वो भी आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन करके रखिएगा, जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होती है आप तक जो है उसकी एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और वो वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। अब तक हमारे द्वारा अगर वीकली करंट अफेयर की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स एंड प्लेसेस इन न्यूज़ इनको कवर किया जा चुका है। आज के वीडियो में हम आईआर एंड पॉलिटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। प्लेसेस इन न्यूज़ में भी हमने थोड़ा सा मैप पर फोकस किया था। अगेन जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात आती है तो इसमें भी थोड़ा सा फोकस जो है मैप पे रहना चाहिए। इन वीडियोस के जरिए आपकी जो मैप की प्रैक्टिस है वो भी बेहतर होती रहेगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम कौन से मुद्दों पर आज बात करने वाले हैं। इंटरेस्ट आपका जनरेट होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला चाइना इंडियन ओशियन रीजन फोरम। तो ये फोरम बेसिकली किसने स्टैब्लिश किया, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या भारत इसका मेंबर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है इस फोरम के प्रति, ये हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखिए, फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग ऑफ एनएसएस, यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स होते हैं भारत के और सेंट्रल एशिया के, उनकी अपने आप में पहली एक मीटिंग हुई है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। थर्ड जो है 17th एशियन पैसिफिक रीजनल मीटिंग हुई है APRM। तो ये मीटिंग किस बारे में थी, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी, ये हमें जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। देन इसके बाद ग्लोबल साउथ, ये एक टर्म जो है न्यूज में था और ये टर्म को भारत की तरफ से ही यूज किया गया था और G20 की जो प्रेसिडेंसी भारत को मिली है उस कंटेक्स्ट में ये कीवर्ड आया था। तो इसका क्या मतलब होता है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। एंड लास्ट में जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है इनके बारे में हम बात करेंगे। आप देखेंगे तो कुछ मुद्दे हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से निकल कर आते हैं एंड कुछ हम जो है पॉलिटी के टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, और प्लीज अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है या वीडियो के बीच में भी लगता है कि ये वीडियो अच्छी है तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में अगर आप कोई अपना जेन्युइन फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब पढ़ाई शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एक्सप्लेन की सीरीज आई थी जिसमें था कि चाइना की जो मूव है इंडियन ओशियंस में उसको लेकर जो है बात की गई थी। तो देखिए, अभी चाइना की जो टॉप डेवलपमेंट एड एजेंसी है उसके द्वारा ये जो पहला चाइना इंडियन ओशियन रीजन फोरम है, बेसिकली इसकी एक आप कह सकते हैं मीटिंग या एक बैठक को जो है कन्वीन किया गया था और ये चाइना की जो सिटी है कुनमिंग वहां पर हुआ था। तो इस सिटी का एक लोकेशन हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। चाइना के मैप पे अगर नजर डालेंगे तो बीजिंग, शंघाई, हांगकांग, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो हम जनरली सुनते रहते हैं। तो इनकी हमें देखिए लोकेशन पता होनी चाहिए। इससे एक और बात पता चलती है, आप देखेंगे ये दरअसल क्या है, कोस्टल लाइन के पास है। तो समुद्र वैसे भी जो है चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खैर, यहाँ पर देखिए कुनमिंग जो सिटी है वो बेसिकली यहाँ पर आती है। ठीक है, ये एक छोटी सी मैप के अंदर लोकेशन थी। अब बात करते हैं इस फोरम के बारे में। तो मैंने आपको बताया चाइना की एक बहुत पावरफुल जो एजेंसी है उसके द्वारा इसको कन्वीन किया गया था। तो क्या है वो, चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी, CIDCA। ठीक है, इसका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। थीम क्या थी, शेयर डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ब्लू इकोनॉमी। तो आपको ना थीम याद रखने की जरूरत नहीं है, पूछी नहीं जाएगी। अगर कभी यूपीएससी एग्जाम में थीम पूछी जाती है तो पहली बात तो
इंडिया के पर्सपेक्टिव से या पूरे आप कह सकते हैं वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी बड़ी जो है जैसे यूनाइटेड नेशन जैसी एजेंसी ने कुछ किया होता है, तब थीम पर शायद कभी सवाल बन जाए। ऐसे नहीं बनता है। जिस हमें पता होना चाहिए कि ब्लू इकोनॉमी के चारों तरफ सेंट्रल जो है ये एक थीम रखी गई थी। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज की बात करें तो चाइना की तरफ से क्लेम किया गया था कि जो एकदम आप कह सकते हैं हाई लेवल के जो रिप्रेजेंटेटिव थे और जो सीनियर ऑफिशियल्स थे टोटल 19 देशों से, उन्होंने जो है इस मीटिंग के अंदर अपना आप कह सकते हैं पार्टिसिपेशन किया था। लेकिन देखिए चीन की तरफ से जो क्लेम किया गया उसको लेकर दो कंट्रीज ने अपना बयान जारी किया, जिसमें था ऑस्ट्रेलिया और मालदीव। इन्होंने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके की कि हमने ऑफिशियली यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया है। दरअसल हुआ क्या था, इन कंट्रीज के द्वारा ये कहा गया अगर कोई फॉर्मर प्रेसिडेंट या फिर आप कह सकते हैं कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इस तरह की मीटिंग को अगर अटेंड कर रहा है तो वो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव फिलहाल राष्ट्र का नहीं है, क्योंकि वो चुनी हुई सरकार से नहीं है। लेकिन चाइना की तरफ से एक फेक क्लेम किया गया था, तो इन दोनों कंट्रीज की तरफ से इसका खंडन जो है कर दिया गया। आउटकम क्या निकले इस फोरम के, तो आप देखिए एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट यहाँ पे निकल के आई, जिसमें चाइना ने एक प्रपोजल दिया है कि वो समुद्री जो बेसिकली डिजास्टर होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए मिटिगेशन कोऑपरेशन मैकेनिज्म के लिए क्या करेंगे, एक आप कह सकते हैं कुछ सिस्टम जो है स्टैब्लिश करेंगे और ये चाइना और जो बाकी इंडियन ओशन रीजन की कंट्रीज हैं उसके साथ करेंगे। तो देखिए जब ब्लू इकोनॉमी, मिटिगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, रेजिलियंस, ये बड़े बड़े वर्ड आते हैं तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं चीन की ये कोशिश है इंडियन ओशन रीजन के अंदर अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करने की और जो इंडियन ओशन रीजन के आसपास जो कंट्रीज हैं उनके साथ अपना एक गठजोड़ मजबूत करने की। तो इसीलिए अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो भारत की तरफ से एक सस्पिशियस जो है निगाह से इस पूरी मीटिंग को देखा गया था। तो इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडियन ओशन की बात करें तो सभी जानते हैं कि भारत की बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है यहाँ पे, और आप मानकर चलिए करीब ये पूरा ही रीजन जो है आपका इंडियन ओशन पड़ता है। ठीक है, ये अगर इंडियन ओशन है तो यहाँ आपका साउथ चाइना सी आ जाता है। ठीक है, आप देखेंगे पूरी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कहीं ना कहीं मिलाकर अगर इस पूरे रीजन की बात करें तो उसके अंदर आ जाती है, चाइना और इंडिया भी आते हैं। इसीलिए ये रीजन आप कह सकते हैं इतना एक हॉट मुद्दा बना रहता है, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ तो चाइना के जो है अपने दक्षिणी चीन सागर को लेकर काफी सारे विवाद भी चल रहे हैं। तो ये जो पूरा सी एरिया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको दरअसल क्या है इसके बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनकी लोकेशन जो है आपको ध्यान से याद होनी चाहिए। मैप का एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत का क्या एक रिस्पांस रहा था। तो देखिए कैसा रिस्पांस रहेगा, अभी आपका एक कह सकते हैं एक जहाज आया था, जासूसी जहाज जिसको कहा जा रहा है ना, ट्रैकिंग वेसल आया था आपका युआन वांग 5। इसके बाद आप कुछ ये इंडियन ओशन रीजन में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट रेजिलियंस के नाम पर कुछ करना चाह रहे हैं, तो वी आर नॉट हैप्पी विद इट। ठीक है, क्यों, क्योंकि भारत ये कहता है भाई इंडियन ओशन रीजन में अगर कुछ काम करना है तो हमारे पास पहले से स्टैब्लिश एक पूरा सिस्टम है, आप उस सिस्टम के थ्रू क्यों नहीं काम करते हो। तो कौन सा वो सिस्टम है, दैट इज इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इस पर भी यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA जो है पहले से स्टैब्लिश एक प्लेटफॉर्म है अगर जो है हिंद महासागर क्षेत्र की बात की जाए तो। 23 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं और जिसमें ऑस्ट्रेलिया और मालदीव भी है। मैं इन दोनों को क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि अभी चाइना के द्वारा जो मीटिंग हुई थी उसको लेकर इन्होंने अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भाई हम ऑफिशियली नहीं आए थे, और मालदीव की तरफ से तो ये भी कहा गया कि IORA है, हम उसको मानते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे 10 जो है डायलॉग पार्टनर्स भी है जिसमें चाइना भी है ना, जापान, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएस भी है। तो आप देखेंगे पहली बात तो जितने भी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं इंडियन ओशन रीजन में कंट्रीज हैं वो सारे आपके इसके इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के अंदर आते हैं। देन अगर बात करें इसके अंदर कुछ डायलॉग पार्टनर्स भी हैं जिसमें जितनी भी बड़ी कंट्रीज है, चाहे वो यूएस हो, है ना, जापान हो, या फिर खुद चाइना की ही बात क्यों ना हो, है ना, रशिया क्यों ना हो, ये सब आते हैं।
तो अगर आपको कुछ बात करनी है, आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं पहले से एस्टैब्लिश फोरम का फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन दरअसल बात वही है कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे इशारा, तो वो वाला जो है यहाँ पे चीन का आप कह सकते हैं एक मकसद है। समझ में आया? बेसिकली हमें क्या याद रखना है कि जो चाइना इंडियन ओशन को लेके मीटिंग हुई थी, भारत ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि कई बार इंडियन ओशन नाम दे के हमें ऐसा लगता है कि शायद भारत भी इसमें था, तो हम ऑप्शन गलत टिक कर देते हैं। करेक्ट। चलिए अब बात करते हैं सेकंड न्यूज़ की। आप देखेंगे, इंडिया अकॉर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी टू सेंट्रल एशिया, रेडी टू कोऑपरेट इन्वेस्ट इन रीजन। अजीत डोवाल जो है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उन्होंने इस मीट के अंदर ऐसा कहा है, यानी कि भारत का जो है सेंट्रल एशिया की तरफ फोकस बढ़ता जा रहा है। हम अपनी नेक्स्ट एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। सेंट्रल एशिया हमारा एक एक्सटेंडेड नेबर है और उसको अब हमें क्या है अपने साथ कोलैबोरेशन में लेके आना है। ये एक विजन के साथ जो है भारत चल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने इस बार क्या किया, चेयर किया। अपने आप में पहली ऐसी मीटिंग थी, इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग ऑफ एनएससीज। ये जो मीटिंग थी, इसमें जो भी सेंट्रल एशिया के देश हैं, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं या फिर सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हाई लेवल के ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरीज वगैरह, उन सब ने जो है पार्टिसिपेट किया था। इस मीटिंग का आइडिया एक्चुअली पिछले साल ही आ गया था, जब सेंट्रल एशिया की कुछ कंट्रीज के साथ पीएम मोदी मिले थे और उन्होंने एक आइडिया पिच किया था कि हमें इस एरिया के अंदर, है ना, शांति वगैरह जैसे मुद्दों पर बात करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर कैसे स्टेबिलिटी और पीस लाया जाए, इसको लेकर जो है बात करनी चाहिए। और जो हमारे सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल चीफ ऑफिसर्स होते हैं, उनकी किस तरह की मीटिंग आनी चाहिए, उसी आइडिया के आप कह सकते हैं कंटेक्स्ट में ये मीटिंग हुई थी, अपने आप में पहली हुई थी। ठीक है, तो देखिए, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। तुर्कमेनिस्तान ने जो है अपने आप को एक उनके एम्बेसडर थे न्यू दिल्ली में, उनके थ्रू रिप्रेजेंट किया था। बाकी सबके एनएसए या फिर आप कह सकते हैं जो सिक्योरिटी को लेकर सेक्रेटरीज वगैरह रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो आए थे। ठीक है, यहाँ पे सभी कंट्रीज ने अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया है कि हम एक पीसफुल, स्टेबल और सिक्योर अफगानिस्तान को लेकर क्या है काम करना है। देखिए, अफगानिस्तान भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो सेंट्रल एशिया है ना, उसका नाम ही सेंट्रल है, तो वो है ही केंद्र में। फिर सेंट्रल एशिया का भी एक आप कह सकते हैं द्वार माना जाता है अफगानिस्तान। अगर भारत के संदर्भ में हम बात करें, तो अफगानिस्तान अगर शांत रहेगा, तो अफगानिस्तान के माध्यम से इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ भारत अपने व्यापारिक संबंध, भारत अपने राजनीतिक संबंध, अपने सांस्कृतिक संबंधों को, यानी कि कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रिलेशनशिप को जो है स्ट्रॉन्ग कर पाएगा। अफगानिस्तान इंडिया के अंदर भी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अफगानिस्तान को लेकर लगातार भारत जो है अपनी प्रतिबद्धता रखता है कि हमें वहाँ शांति लेकर आनी है। करेक्ट। यहाँ पे देखिए, जो तुर्कमेनिस्तान है, उन्होंने बेसिकली जो तापी पाइपलाइन है, ठीक है, उसको लेकर एक पुश दिया है कि भाई इस पर ढंग से काम होना चाहिए। ये जो तापी पाइपलाइन है, दरअसल ये 2016 में लॉन्च हुआ था। और तापी पाइपलाइन क्यों ढंग से काम नहीं कर पा रही है, देखिए 4 मेंबर कंट्रीज इसके अंदर है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, ये थोड़ा सा आप मानकर चलिए कि इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि गैस आपूर्ति को लेकर थोड़ी सी जो चिंताएं हैं देशों की, उनका जो है यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। अब जिन कंट्रीज के मैंने नाम लिए हैं, उनकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो कैस्पियन सी यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, कैस्पियन सी से मान लीजिए हम जो है एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है, ये टोटल आपकी जो है कंट्रीज पड़ती है। इनको आपने ध्यान रखना है, राइट। इनका थोड़ा सा लोकेशन ध्यान रखेंगे तो आपको चीजें आराम से समझ में आएंगी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, APRM, यानी कि 17th एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग। ठीक है, रीजनल वर्ड क्यों यूज हुआ है, हम पर्टिकुलर 2 रीजन्स की बात कर रहे हैं, एशिया रीजन की बात कर रहे हैं, पैसिफिक रीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसके द्वारा ये मीटिंग हुई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के द्वारा ये मीटिंग हुई। कहाँ पे हुई, सिंगापुर में हुई।
ठीक है। इसके अलावा जब हमने ये एनएससी मीटिंग की बात की थी, जिसको चेयर किया था अजीत डोभाल जी ने, ये दिल्ली में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। ओके, तो ये थोड़ा सा ना जगह भी हमें क्या है याद होनी चाहिए। तो एशियन पैसिफिक रीजनल मीटिंग हुई है हमारी कहाँ, सिंगापुर में। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो मीटिंग थी, इसमें बेसिकली गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और जो वर्कर्स होते हैं, है ना, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उन सब ने जो है पार्टिसिपेट किया था। देखिए आईएलओ एक ऐसा आप कह सकते हैं एक ऐसी बॉडी है जिसको बोला जाता है कि उसमें 3 स्तर जो हैं अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं। सरकार भी है, काम देने वाले लोग भी हैं, एम्प्लॉयर भी हैं और एम्प्लॉय भी हैं, ताकि अच्छे तरीके से बैठकर ऑल स्टेक होल्डर के साथ कुछ अच्छे तरीके से जो है बात की जा सके, ताकि किस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और गवर्नमेंट सेम पेज पे रहे, इसके लिए बातचीत हो सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एशिया जो रीजन है, पैसिफिक और जो अरब स्टेट है, उन्होंने क्या है पार्टिसिपेट किया था। ये जो मीटिंग है बेसिकली ये आप ये मानकर चलिए कि जो पेंडेमिक के बाद हमारे यहाँ या बाकी देशों में भी लेबर को जो एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट का एक जो दिख रहा है बढ़ता हुआ ट्रेंड, बाकी जगह भी दिख रहा है, और जो न्यूनतम मजदूरी को लेकर चीज़ें हैं, मिनिमम वेजेस को लेकर, उन सारी चीज़ों पर ओवरऑल बात करने के लिए थी कि कैसे चीज़ों को पोस्ट पेंडेमिक एरा में जो है ठीक किया जा सके। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 कीवर्ड हैं, इनको प्लीज थोड़ा सा याद रखिएगा। मीन्स में इस तरह के कीवर्ड जब आप लिखते हैं तो आपका आंसर अच्छा बन जाता है। तो ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी करनी है, कैसी, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और रिजिलियंट। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मीटिंग में ये बात की गई भाई सबको एक डिसेंट वर्क की और सबके साथ सोशल जस्टिस हो, इसकी क्या है अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, ह्यूमन सेंट्रिक रिकवरी हो और वो इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और रिजिलियंट हो। ठीक है, इसके अलावा जॉब रिच ग्रोथ को अनहेंस कैसे किया जाए, इसके लिए किस तरह के एक्शन लिए जाए, उन पर यहाँ पर जो है बात हुई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। 4 बेसिकली थीमेटिक एरियाज पर यहाँ बात हुई। सबसे पहले क्या कहा गया, जो ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी हमें करनी है उसके लिए एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी एजेंडा जो है हमें बनाना है। फिर उन्होंने कहा जो ट्रांजिशन हो रहा है फॉर्मेलिटी और डिसेंट वर्क की तरफ, इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मेलिटी की तरफ एक जो ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, सेमी स्किल्ड से स्किल्ड वर्क की तरफ एक जो ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, इसको लेकर हमें एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है डेवलप करना चाहिए। देन सोशल और एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस बनाने चाहिए। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ और स्किल्स जो है ज़्यादा अच्छे हो जाए बेटर जॉब के लिए, सबको रिवाइटलाइज करने की क्या है ज़रूरत है। तो बेसिकली ये थीम प्रीलिम्स के लिए तो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु इनमें से कुछ कुछ कीवर्ड्स को लाइक आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर ट्रांजिशन टुवर्ड्स फॉर्मेलिटी एंड द डिसेंट वर्क, इंटीग्रेटेड पॉलिसी एजेंडा फॉर ह्यूमन सेंट्रिक रिकवरी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप अपनी मींस आंसर राइटिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पढ़ने से प्रीलिम्स में जब कई बार क्वेश्चन आता है कि मीटिंग का ये एजेंडा था, तो उस एजेंडे के बारे में ऑप्शन को टिक करने में आपको मदद मिलती है। यहाँ आप देख सकते हैं 6 से लेकर 9 दिसंबर 2022 को सिंगापुर में ये जो मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हुई थी। देखिए इसमें एशिया वाला रीजन, पैसिफिक वाला रीजन और अरब कुछ कंट्रीज ने क्या है पार्टिसिपेट किया था, उसका एक मैप यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। राइट, बात करते हैं अपने 4th टॉपिक की, ग्लोबल साउथ। ये टर्म कैसे न्यूज में आई, देखिए सबको पता है, अब तक तो पता चलना भी चाहिए कि G20 की अध्यक्षता 2023 के लिए भारत के पास आ गई है। तो भारत ने अपने आप को कमिट किया है कि हम डेवलपिंग कंट्रीज के हितों के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम करने की कोशिश करेंगे। हम डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में एक जो है आप कह सकते हैं मीडिएटर की यहाँ पर भूमिका निभाने के लिए तैयार रहेंगे। इसी संदर्भ में भारत ने क्या कहा कि ग्लोबल साउथ ये जो है इसको और ज़्यादा बेटर तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर हम रिप्रेजेंट कर सके, इनकी प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट कर सके और इनको लेकर अच्छा काम कर सके, इसके लिए हमने एक अपना जो है विज़न रखा है। तो देखिए अभी इंडिया को मिल गई है अध्यक्षता, तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा है कि कंट्री का जो रोल है ना, वो क्या रहेगा कि वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ बनना रहेगा। हम इस ग्लोबल साउथ की एक आवाज बनकर उभरेंगे, क्यों? क्योंकि ये अंडर रिप्रेजेंटेड है बाकी ग्लोबल फोरम्स पे। ठीक है, तो ये ग्लोबल साउथ है क्या? देखिए दरअसल दुनिया को 2 हिस्सों में
मोटे तौर पर बांट दिया गया है। ऐसा नहीं कि किसी ने ऑफिशियली बांट दिया है, माना जाता है। रिसोर्सेस की कहाँ कितनी उपलब्धता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कितनी है, हेल्थ एजुकेशन के इंडिकेटर कैसे हैं, डिसेंट वर्क, मिनिमम वेजेस, ह्यूमन सेंट्रिक पॉलिसीज वगैरह की बात करें, ये कहाँ अच्छा है, वो एक है दुनिया। और जहाँ पर इन पैरामीटर्स पर अभी काम करने की ज़रूरत है वो एक दुनिया है। तो रेड कलर से जो कंट्रीज मार्क है इंक्लूडेड न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, प्लीज रिमेंबर इट। अगर ग्लोबल नॉर्थ की बात आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो नॉर्थ में चला गया वही होगा, नो, इट्स आप कह सकते हैं सिंबॉलिक टर्म, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये जो रेड कलर से ग्लोबल नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है और जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली क्या है, आपका ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है। देखिए ग्लोबल नॉर्थ का जो बेसिकली मीनिंग आता है वो यूएस, कनाडा, यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज को रेफर करने के लिए आता है। ग्लोबल साउथ में एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज हैं उनके लिए आता है। यहाँ पर ये कंट्रीज को ग्लोबल नॉर्थ में या ग्लोबल साउथ में क्यों रखा है, क्योंकि उनके अंदर सिमिलैरिटी है वेल्थ इंडिकेटर, एजुकेशन और हेल्थ केयर को लेकर। यानी कि जिन कंट्रीज के इन सारे इंडिकेटर्स पे अच्छी चीज़ें होंगी वो सब ग्लोबल नॉर्थ में है ना। तो इस तरीके से देखिए बात करें तो कुछ साउथ कंट्री जैसे कि इंडिया और चाइना दरअसल पिछले कुछ दशकों में आर्थिक रूप से क्या है उभर कर सामने आई है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कि जो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ वाला कॉन्सेप्ट है इसको चैलेंज जो है मिल जाए। हमने मैप ऑलरेडी देख लिया, चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 5 पर, दैट इज आवर लास्ट टॉपिक ऑल्सो, राइट। तो देखिए क्या था अभी, राज्यसभा वेलकम्स जगदीप धनकर इट्स न्यू चेयरमैन। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ये दरअसल न्यूज़ में आ जाता है। तो रिसेंटली राज्यसभा ने जो जगदीप धनकर जी हैं उनका एज अपने न्यू चेयरमैन क्या है स्वागत किया है। हम सबको पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा भाई जो उपराष्ट्रपति होंगे वो दरअसल जो राज्यसभा है उसके आप कह सकते हैं अध्यक्ष के रूप में भी, प्रेसिडेंट के रूप में भी अपनी जिम्मेदारियों को संभालेंगे। जैसे कि लोकसभा के अंदर स्पीकर होते हैं ऐसे ही राज्यसभा के अंदर अध्यक्ष होते हैं। दो महत्वपूर्ण आर्टिकल इस संदर्भ में हमारे पास है। आर्टिकल नंबर 64, ठीक है, जो ये कहता है कि भाई आप एक्स ऑफिसर चेयरमैन होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट के, कोई भी दूसरा लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप धारण नहीं करेंगे। देन आर्टिकल नंबर 89, आर्टिकल नंबर 89 में क्या कहा जाता है कि जो बेसिकली एक चेयरमैन होंगे और एक क्या है डिप्टी चेयरमैन होंगे। चेयरमैन जो होंगे वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे और डिप्टी चेयरमैन को जो है फिर राज्यसभा के सदस्य आपस में भैया मिल चुन लेते हैं, ठीक है। पावर ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, देखिए अब देखिए जो पावर लोकसभा के स्पीकर के पास है मोस्टली वो सारी पावर राज्यसभा के अध्यक्ष या प्रेसिडेंट के पास भी है मोस्टली, है ना। जैसे वो जो सदन का एक सेशन चल रहा है उसको एडजर्न भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं अगर कोरम वगैरह पूरा नहीं हो रहा है। तो अगर सदन की कार्रवाई चलाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मौजूद नहीं है तो जो सदन का हेड होता है वो बेसिकली सदन को कह सकता है कि भैया आज काम नहीं होगा, कल आएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर बेसिकली वो इस क्वेश्चन पर जो है डिटरमाइन करते हैं कि ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन कौन से मेंबर को जो है सदन से डिफेक्ट कर देना है 10th शेड्यूल के आधार पर, ठीक है। चेयरमैन की मर्जी बहुत ज़रूरी होती है जब भी हाउस का जो प्रिविलेज है अगर उसका ब्रीच हुआ है, इस पर कोई सवाल लेके आना है। यानी कि अगर ब्रीच ऑफ हाउस का कोई क्वेश्चन आया है तो पहले चेयरमैन की कंसेंट लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। पार्लियामेंट्री जो कमिटीज़ होती हैं वो इनके सीधे डायरेक्शन में काम करती हैं। कुछ कमिटीज़ के ये चेयरमैन के रूप में काम करते हैं, जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी जो होती हैं राज्यसभा के अंदर, उसको ये क्या है चेयर भी करते हैं। यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं उनकी राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेदारियां हैं उन पर चर्चा करनी थी। तो प्रश्न जो है बनता है, प्रीलिम्स में भी बनता है, मेंस में भी बनता है, इसलिए हमें क्या है चीज़ें थोड़ी सी अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमने भी एक प्रश्न बना दिया है, सॉल्व आपको करना है।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने अगेन क्या है, उपराष्ट्रपति के बारे में एक क्वेश्चन पूछ लिया है। मैं साइड हो जाती हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और आप इसको जो है प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर करने का ट्राई जरूर कीजिएगा। पार्टिसिपेट करेंगे तो ही ये जो एजुकेशन का आदान प्रदान है, ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, ये सस्टेन कर पाएगा। एक तरफा कभी भी चीजें नहीं होती हैं, दो तरफा होनी चाहिए। प्लीज डोंट सी द आंसर, ओके। ये मैं इसलिए देती हूँ आंसर ताकि मैं आपको जब पीपीटी का पीडीएफ दूँ तो आप वहां से अपनी चीजें देख सकें। अगेन यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी 4 कंट्रीज इन ग्रुप में से ऐसी हैं जो G20 की मेंबर हैं। ठीक है, तो G20 के मेंबर्स तो आपको एकदम रटे होने चाहिए, खासकर अब तो जरूर होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, फिर से जो है पूछे जाने की संभावना है। राइट, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। स्टे ट्यून, जैसा मेरी पीपीटी कह रही है, एंड सब्सक्राइब टू द सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। और प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत जल्द मिलूंगी आपको एक नई सीरीज में, नए करंट अफेयर के नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।